गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ अमन अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अपना जितना मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस अकाउंटिंग में अराउंड 10 साल का हो गया है और 10 साल से मैंने अपने काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे अब्रॉड में भी हैं, कुछ एक इंडिया में भी हैं बहुत अच्छी पोस्ट पे। सो मेरा एक ये मन था हमेशा कि मैं स्टूडेंट्स को जो मेरी नॉलेज है वो मैं शेयर कर सकूँ। बेसिकली ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए क्लासेस बनाई जा रही हैं, ये मनी मोटिव से नहीं बनाई जा रही है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं सीधा स्टार्ट करूँगा। मैं +1 से अपने ये कंसेप्ट को पकड़ रहा हूँ, फिर +2 पे जाऊँगा और इसी तरह से बीकॉम की क्लासेस स्टार्ट करूँगा। +1 में सबसे पहले क्या है, कॉमर्स फील्ड में हम क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कॉमर्स में। जब हम कॉमर्स +1 में स्टूडेंट जाता है तो उसे पता नहीं होता कि कॉमर्स का मतलब क्या है। बेसिकली कॉमर्स का मतलब क्या है कि हमने जो बुक्स बना रहे हैं, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह बना रहे हैं हम, ठीक है, तो उसको कैसे बुक्स को मेंटेन करना है, प्रॉफिट्स कैसे निकालने हैं, ठीक है, और टैक्सेशन की कैसे प्लानिंग करनी है। कॉमर्स एक बहुत वाइडर फील्ड है। तो कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अकाउंट्स का। तो मैं डियर स्टूडेंट्स अकाउंट्स के सब्जेक्ट के बारे में आपके साथ डील करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि अकाउंट्स का सब्जेक्ट है क्या बेसिकली। और यही सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पूरे कॉमर्स में, जो थ्रू आउट द कॉमर्स आपको हमेशा ही पढ़ना पड़ेगा। देखो अकाउंट्स का मतलब क्या है बेटा, मेरा कहने का मतलब है कि अकाउंट्स में बेसिकली है क्या। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि एक शॉपकीपर है, ठीक है। शॉपकीपर ने क्या किया, एक बहुत स्मॉल स्केल पे, जिस तरह से आपके कह सकते हो शॉप्स होती हैं मार्केट्स के अंदर, एक शॉप ओपन करी उसने, ठीक है। और उसने क्या किया कि 1 लाख रुपए का सामान लेके आता है। लेट्स सपोज करो मोबाइल की शॉप उसने ओपन करी है, ठीक है, आपके किसी पड़ोसी ने मार्केट में, और 1 लाख रुपए के या 10 लाख रुपए के वो मोबाइल्स लेके आ रहा है। परचेजेस करी उसने, उसके लिए तो परचेजेस होगी ना, जो बिजनेस है। और उसने क्या किया, जो ये 10 लाख रुपए का सामान है ये आगे डेफिनेटली है, 10 लाख का सामान है तो 10 लाख का तो बेचेगा नहीं, 12 लाख का बेचेगा या 15 लाख का बेचेगा। उसने ये मोबाइल्स जो है वो 14 लाख रुपए के, 14 लाख रुपीज के मार्केट में बेच दिए। तो ये सिर्फ उसकी एक दिन की ट्रांजैक्शन थी, ठीक है। तो इस तरह से 10 लाख रुपए की वो हर दिन लेके आ रहा है, अपने लेके आ रहा है गुड्स। गुड्स कहने का मतलब क्या है, ये सारी मैं टर्मिनोलॉजीज आपको बताऊंगा। गुड्स का मतलब है जो आपने सामान परचेज किया, जिसमें आप रेगुलरली डील कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो और परचेज भी कर रहे हो गुड्स, ठीक है। यानी गुड्स का मतलब है वो चीजें, जैसे मोबाइल स्टोर के लिए क्या है, मोबाइल क्या है, गुड्स है। कंप्यूटर शॉप के लिए क्या है, कंप्यूटर क्या है, गुड्स है, ठीक है, जिसमें वो डील कर रहे हैं। सो वो हर दिन 10 लाख रुपए की परचेज कर रहा है और 14 लाख रुपए में 14 लाख रुपीज की उसको बेच रहा है। तो वो 4 लाख रुपए का क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने भी एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि पर डे उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। बट वो एक दिन ये चीज को अपने माइंड में रख लेगा, 2 दिन रख लेगा, 10 दिन रख लेगा, पर वो क्या है, ह्यूमन मेमोरी क्या है, लिमिटेड है। आपको बताइए कि जैसे ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड है, तो वो क्या करेगा, वो कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा जिससे उसे पता लगे कि उसका पूरे साल का या 6 महीने का, वो जिस पीरियड का भी जाता है प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना, उसे पता रहे। नंबर 1, उसे प्रॉफिट पता होना चाहिए पूरे साल का, ठीक है। मैं पूरा साल बेसिकली क्यों कह रहा हूँ कि नॉर्मली हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, 1 साल की पूरी बात करते हैं। जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं नॉर्मली, तो नॉर्मली जनरली हम 1 साल की बात करते हैं। बट 6 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, इतने पीरियड का भी प्रॉफिट निकाला जा सकता है। बट अभी हम 1 साल को लेके चल रहे हैं। तो प्रॉफिट हो गया उसको 1 साल का, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब वो 10 लाख रुपए की जो मैंने आपको बताई थी परचेजेस कर रहा है, वो परचेजेस कर रहा है 4 पर्सन से, ABCD से, ठीक है। मैं तो अभी सिर्फ 4 पर्सन से क्या कर रहा है, वो सामान लेके आ रहा है। तो ABCD क्या है, वो जो मोबाइल स्टोर है उसके लिए क्या है, ये क्रेडिटर्स हैं। क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या है कि अभी उसने ये जो सामान खरीदा है, उसने कैश पे भी खरीद सकता है या उधार पे भी खरीद सकता है। अगर उसने कैश पे खरीद लिया तो क्या करेगा, वो 10 लाख रुपए कैश देगा और 14 लाख रुपए की कैश सेल्स कर रहा है, वो 14 लाख रुपए उसको कैश में आ रहे हैं। पर ये आपको पता ही है कि भाई ये जरूरी नहीं होता कि हर एक शॉपकीपर के पास जो सामान है वो हमेशा कैश में परचेज करे। वो कुछ सामान उधार पे भी परचेज करता है। उधार का मतलब क्या है, कॉमर्स की लैंग्वेज में क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब
उधार, और उधार का मतलब क्रेडिट है इसके अंदर, ठीक है। सो उसने क्या किया, 10 लाख रुपए की जो परचेजेस थी, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, उसमें से उसने क्या किया, 8 लाख रुपए की जो परचेजेस करी हैं वो उसने कैश में कर ली, और 2 लाख रुपए की परचेजेस उसने क्या करी है, क्रेडिट में कर ली, यानी उधार पे कर ली। अभी मैं इसी एग्जाम्पल को आपको आगे बताता जा रहा हूँ। सो क्या हो गया, 10 लाख रुपए की फिर भी उसने परचेज तो कर ली है, लेकिन अब वो उसने 10 लाख रुपए की परचेज करी है, उसमें से कैश से 8 लाख रुपए की कैश परचेज, सॉरी कैश परचेज 8 लाख की है, और 2 लाख की क्या है हमारी क्रेडिट परचेज, उधार की परचेज। सो एट द एंड ऑफ द ईयर, देखिए एट द एंड ऑफ द ईयर का मेरे कहने का मतलब क्या है, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक की मैं आपको बात कर रहा हूँ। सो उसने क्या किया कि अब 2 लाख रुपए की क्या है हमारी क्रेडिट परचेजेस है, ठीक है। अब वो क्रेडिट परचेजेस में क्या कर रहा है, इसके अंदर उसने 4 पर्सन से, यानी 4 क्रेडिटर से उसने सामान खरीदा है, ए बी सी डी से। अब ए बी सी डी से उसने 2 लाख रुपए का सामान खरीद लिया अलग अलग प्रोपोर्शन में। मान लेते हैं कि ए से उसने 50,000 रुपए का सामान खरीदा, बी से कितने खरीदा, 30,000 रुपए का सामान खरीदा, सी से कितने का खरीदा उसने सामान, उसने 60,000 रुपए का सामान खरीदा, और उसके बाद क्या हुआ, 60,000 रुपए का उसने डी से भी सामान खरीदा। सो अब क्या है कि भी हमें एट द एंड ऑफ द ईयर या एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद मोबाइल स्टोर वाले को लगेगा कि भाई मैंने किस पर्सन के कितने पैसे देने हैं, ए के कितने देने, बी के कितने देने, सी के कितने पैसे देने हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो उसने ये सिर्फ एक दिन की ट्रांजैक्शन का मैंने आपको बताया कि 50,000 रुपए की उसने सामान ए से खरीदा, 30,000 रुपए का सामान बी से खरीदा, 60,000 का सी और डी से खरीदा। फिर क्या हो रहा है कि वो मोबाइल स्टोर वाला कुछ पैसे इनको हर महीने के बाद दे रहा है या हर हफ्ते के बाद दे रहा है। लेट्स सपोज करते हैं 50,000 रुपए का जो सामान उसने क्या परचेज किया मिस्टर ए से, और उसको 30,000 रुपए का चेक दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसने 15,000 रुपए का चेक बी को दे दिया, सी और डी को भी कुछ नहीं दिया। तो अब क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द ईयर, मैं एक ईयर का एग्जांपल ही ले रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द ईयर उसने क्या किया, उसने जानना चाहा मोबाइल स्टोर वाले ने कि मैंने ए को कितने पैसे देने, बी को कितने देने, सी को, डी को कितने पैसे देने हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ए को उसने कितने पैसे देने, 20,000 रुपए देनी है, बी को कितने देने, उसने 15,000 रुपए देने हैं, जो इस एग्जांपल में बता रहा हूँ, सी और डी को अभी 60,000 ईच देने हैं, क्योंकि वो तो पैसे अभी तक उसने दिए नहीं हुए, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक छोटे से एग्जांपल है। मैंने क्या बताया, पहले मैंने आपको क्या बताया है कि भाई हमें अकाउंट्स की जरूरत क्यों पड़ी। अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, मैं फिर दोबारा से आपको बता रहा हूँ, कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या अकाउंट्स है, जो आपका पूरी उम्र आपका साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपको अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अब मेरा पहला पॉइंट क्या था, मेरा पहला पॉइंट था जो मैंने आपको बताया कि भाई उसको पता लगे, वेंडर को, वेंडर का मतलब जो काम कर रहा होता है उसको हम वेंडर कहते हैं, वेंडर को पता लगे कि प्रॉफिट या लॉस उसको हर ट्रांजैक्शन से कितना हो रहा है, ट्रांजैक्शन से यानी उसने सामान खरीदा और वो उसने बेचा, तो एक ट्रांजैक्शन से उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, और वो पूरे साल में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, नंबर एक इस चीज का पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा मैंने भी आपको बताया इसी के बीच में कि उसने कुछ सामान कैश पे खरीदा, मोबाइल वेंडर ने, मोबाइल स्टोर वाले ने, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बातें करूंगा। तो इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया दूसरा कि उसने क्या किया, मोबाइल स्टोर वाले ने कैश और क्रेडिट पे सामान खरीदा, और ए और बी जो थे क्रेडिटर्स जिन्होंने बिजनेस को सामान दिया हो उधार पे, क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको हमने पैसे देने होते हैं, पैसे यानी बिजनेस ने देने होते हैं। मैं अपना एग्जांपल लेके चल रहा हूँ थोड़ा सा, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बिजनेस ने जो पैसे देने होते हैं, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा यहाँ पे, अब एट द एंड ऑफ द ईयर उसको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्रेडिटर्स को, मोबाइल वेंडर वाले को ये चीज पता होनी चाहिए कि मैंने क्रेडिटर्स को कितने पैसे दे दिए हैं और कितने पैसे भी और देने हैं। सो उसके लिए वो उससे क्या करना पड़ेगा, उसको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, उसको प्रॉफिट पता होना चाहिए, अपने मोबाइल वेंडर को, पर्सन को, उसको प्रॉफिट का पता होना चाहिए, तो उसे अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। उसे क्रेडिटर्स का पता होना चाहिए कि मैंने क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने हैं या लेने हैं, तो उसे अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तीसरा, इसी तरह से मैं एग्जांपल दे देता हूँ, उसने उधार पे सेल करी, क्रेडिट सेल करी, अगर परचेज अगर क्रेडिट पे करेगा तो डेफिनेटली है कि वो सेल्स भी क्रेडिट पे करेगा। मार्केट में होते हैं ना कि इंस्टॉलमेंट पे आप मोबाइल खरीद लेते हैं, मैं एक मोबाइल का एग्जांपल इस करके दे रहा हूँ क्योंकि मोबाइल्स आजकल के यंगस्टर्स को बहुत जल्दी समझ में आता है, तो मुझे भी तो एग्जांपल भी तो वैसे लेना पड़ेगा। अभी इतना ही फॉर द टाइमिंग। एक्शन। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं भी आपको बता रहा हूँ कि अकाउंट्स की जरूरत क्यों पड़ी,
अकाउंट्स की जरूरत काफ़ी रीजंस के करके पड़ी, जिस तरह से मैंने भी आपको एग्जांपल में बताया कि प्रॉफिट या लॉस पता हो हमें ईच ट्रांजैक्शन का। जैसे मैं मोबाइल वेंडर का भी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि 4 लाख रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, तो वो एक सिर्फ एक ट्रांजैक्शन से था। मान लो साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन का मतलब क्या हो गया, हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर हर एक दिन में 4 लाख रुपए का मैं प्रॉफिट बता रहा हूँ आपको, जो काफ़ी बहुत ज़्यादा है पर डे का, लोग कमाते भी हैं। तो 365 दिन में कितना होगा मुझे तो पता, मुझे तो शायद कैलकुलेशन भी नहीं इतनी आती होगी, आप सब कर सकते हो, जिस मैं थोड़ा बहुत जोक भी आपके बात कर रहा हूँ। सो सिर्फ एक प्रॉफिट या लॉस को कमाने के लिए हमें अकाउंट्स बनाने की जरूरत पड़ी, ये सिर्फ एक रीजन था। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया कि उधार पे हमने परचेजेस करी और कैश पे भी परचेजेस करी है। तो क्या हुआ कि भी हम धीरे धीरे जो उधार का मतलब क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट परचेजेस जो हमने ए बी सी डी जो वेंडर है उनसे उनको से करी हुई है, उनको पैसे भी दिए, ए को पैसे दिए, बी को पैसे दिए, लेकिन सी और डी को नहीं दिए। तो साल के आखिरी में जो मोबाइल वेंडर है वो क्या करना चाहता है, वो ये पता करना चाहता है कि भाई ए को हमने कितने पैसे देनी है एट द एंड ऑफ द ईयर। मान लो 50,000 रुपये का भी मैंने एग्जांपल दिया था कि ए से 50,000 रुपये की क्या हुई, हमने परचेज करी और 30,000 रुपये उसको दे दिए कि हमने बाद में, तो 20,000 रुपये एट द एंड ऑफ द ईयर देनी है, ठीक है। और बी को कितने देने हैं हमने, अगर 30,000 रुपये की हमने परचेज की, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लगा रहा हूँ, 15,000 रुपये मैंने उसको दे दिए, तो 15,000 रुपये ही उसको देने हैं। सी और डी को भी तक मैंने कोई भी पैसे नहीं दिए, उसको भी मैंने पैसे देने हैं। सो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होना चाहिए, अकाउंट्स हम दूसरा रीजन क्या मेंटेन कर रहे हैं ताकि हमें पता होना चाहिए कि बट द बिजनेस हैव टू पे, यानी बिजनेस ने क्या पे करना है और किसको पे करना है, टू होम वी हैव टू पे, एंड किस पर्सन को पे करना है और कितना पैसा पे करना है, ठीक है ना, एग्जैक्टली हमें पता लगे। सो सेकंड रीजन क्या है, टू सर्टेन बट वी हैव ऑन फ्रॉम द अदर्स, ठीक है ना, हमने कितना लोगों से पैसा लिया हुआ है और या हमने गुड्स परचेज करे हुए हैं उधार के ऊपर और उनको कितना पैसा देना है, क्योंकि हम लोन वगैरह भी तो लेते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक गुड्स का एग्जांपल दिया, तो हम लोन भी तो लेते हैं, तो बट वी हैव टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना, और कितने इंस्टॉलमेंट या कितना बैलेंस हमने अगेंस्ट लोन अभी देना है, वो भी क्या हमें पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता लगेगा, जब हम प्रॉपर बुक्स मेंटेन करेंगे, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। बेसिकली अकाउंट्स का मतलब क्या है कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, प्रॉपर अपने बुक्स मेंटेन करना। और इसी तरह से मैंने तीसरा पॉइंट क्या बताया अभी आपको, जैसे कि क्रेडिट से परचेज होती है, क्रेडिट सेल्स भी होती है, हम उधार पे हम सेल्स भी करते हैं। मान लो मैंने 14 लाख रुपए को, अभी इसी एग्जांपल में बता रहा हूँ, 10 लाख रुपए की चीजें परचेज करी, 14 लाख रुपए की बेची, और 14 लाख रुपए में से भी मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड को मैंने उधार पे अपना मोबाइल दे दिया। कौन सा मोबाइल, जो आजकल लोगों को बहुत फेवरेट है, जो स्टूडेंट्स को या यंगस्टर्स को बहुत फेवरेट है, मुझे एग्जाम नाम नहीं याद है लेकिन आई थिंक एप्पल का है, ठीक है। एप्पल का कौन सा है, एक्स या 10 है या 11 है। तो लेट्स सपोज करो कि वो 1 लाख रुपीज ईच का है, ठीक है ना। तो 1 लाख रुपीज ईच का मैंने क्या किया, उधार पे सेल कर दी। जिस तरह से उधार पे परचेज करा, उधार पे मैंने गुड्स सेल कर दिए। अब एक्स ने क्या किया, उसकी 10 इंस्टॉलमेंट्स बना ली, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 करके क्या हुआ, हर महीने वो मुझे 10,000 रुपये दे रहा है। वाई ने क्या किया, 1 लाख रुपए का मोबाइल लिया और 20 इंस्टॉलमेंट बनवा ली है और 5,000 रुपये पर मंथ मुझको दे रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द ईयर लेट्स सपोज करो हम वाई का एग्जांपल ले रहे हैं। वाई का क्यों, क्योंकि ये 20 महीने में आ रहा है, तो क्या होगा कि 1 साल के बाद दूसरे साल में भी जाएगी इसकी ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि एक्स की तो जाएंगी नहीं, क्योंकि एक्स का 10 महीने के अंदर ही, यानी 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, आपको पता ही है। तो एक्स का तो एक ही साल में जो उसने मोबाइल लिया है हमसे, उसके पैसे वो हमें विद इन 10 मंथ्स वो हमें पे कर रहे हैं। लेकिन अब वाई के केस में क्या है कि वो हमें 12 महीने में कितने पैसे पे करेगा, 12 मंथ्स इंटू 5,000 करके कितना हुआ, 60,000 रुपीज उसने पे किए। तो एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख रुपीज जो उसने हमें देने थे, उसके अंदर से उसने हमें 60,000 रुपीज दे दिए। कैसे पता लगा, 12 मंथ्स, एक साल में 12 महीने होते हैं, इंटू 5,000 रुपीज पर मंथ उसने हमें दिए। सो क्या हुआ, 40,000 रुपये आज भी उसने हमें देने हैं, यानी वट वी हैव टू रिसीव फ्रॉम आवर डेटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या है, टू होम बिजनेस हैव टू पे द मनी, और वट एवर वी हैव ओड फ्रॉम द आउटसाइडर्स, उसको हम क्रेडिटर्स कहते हैं, कि जो हम जिनका हमने पैसा देना है, बाहर वालों को जिनका हमने पैसा देना है, इन वे हमने क्रेडिट परचेज करी या हमने लोन लिया, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, इसी तरह से कि बट वी हैव टू रिसीव फ्रॉम द आउटसाइडर्स और फ्रॉम द अदर्स, ठीक है ना।
टू होम वी हैव ऑलरेडी सोल्ड गुड्स ऑन द क्रेडिट बेसिस, ऑन द क्रेडिट बेसिस के ऊपर हमने उधार पे उनको सामान दे दिया, ठीक है ना, या हमने लोन एंड एडवांसेस हमने दे दी। हम ले भी सकते हैं लोन एंड एडवांसेस, वो हमारे क्रेडिटर होंगे, और हम आगे लोन्स आगे दे रहे हैं तो वो हमारे जिनको दे रहे हैं वो हमारे डेटर्स होंगे। डेटर्स मींस द पर्सन फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव द मनी, जिनसे हमने पैसे लेने हैं। सो यहाँ पे मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर वाई से कितने पैसे लेने हैं, मुझे कितने पैसे लेने हैं अभी 40,000 रुपए और लेने हैं। क्यों? क्योंकि 1 लाख में से उसने मुझे 60,000 रुपए दे दिए। कैसे दिए वो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि 12 महीने इंटू 5,000 रुपीज करके 60,000 रुपीज दे दिए उसने हमें। तो 40,000 एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने उससे लेने हैं। और अभी तक मुझे क्या था, जेड ने भी 1 रुपया भी नहीं दिया। वो कहता कि मैं अगले साल से आपको इंस्टॉलमेंट्स पे करना शुरू कर दूंगा, और ये भी 20 इंस्टॉलमेंट्स होंगी। सो क्या हो गया, एट द एंड ऑफ द ईयर एक्स जो है, एक्स ने मुझे पूरे पैसे दे दिए, तो वो बुक्स में 0 खड़ा रहेगा। उसके बाद क्या है, वाई से मैंने कितने पैसे लेने हैं, 1 लाख रुपए लेने थे, उसमें 60,000 उसने दे दिए, 40,000 अभी भी लेने हैं। और जेड से क्या हुआ, जेड से मैंने पूरे के पूरे 1 लाख रुपए भी लेने हैं। तो मेरी बुक्स में एज अ डेटर कितने शो होंगे, 1,40,000 रुपए के एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या हुआ, 31 मार्च 2022। मैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को कह रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमारे अकाउंट्स में ईच ईयर डिवाइडेड इनटू द सेपरेट, जो ईच ईयर है, ठीक है ना, उसको हम हर एक ईयर को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, ठीक है ना। और वो हमारा कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक, ठीक है। इसी तरह से फिर फाइनेंशियल ईयर फिर स्टार्ट होगा 1 मार्च 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, ठीक है। तो हर साल ऐसे ही डिवाइड होगा, तो उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो आई थिंक ये अब आपको पता लग गया होगा तीसरा रीजन। दोबारा मैं रीकैप कर देता हूं। नंबर 1, टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, टू नो अबाउट द व्हाट वी हैव टू पे टू द आउटसाइडर्स, एंड थर्ड वन क्या है, व्हाट वी हैव टू रिसीव फ्रॉम द आउटसाइडर। इस करके हम क्या करेंगे, बुक्स को मेंटेन करेंगे, अकाउंट्स को बनाएंगे। तो ये कुछ एक रीजंस मैंने आपको बता दिए कि हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, अकाउंट्स बनाने की क्या रीजन है। ये पूरे नहीं मैंने अभी बताया, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिए है। एक स्मॉल मोबाइल शॉप का जो ओनर है या वेंडर है, ठीक है ना, मोबाइल वेंडर है, उसका मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको दिया है। लेकिन अब ये देखिए, अब ये तो सिर्फ था एक सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो बिजनेस चला रहा है, वो ही प्रॉफिट कमा रहा है, वो ही लॉस अगर उससे हो रहा है तो वो ही कर रहा है। तो जैसे मोबाइल वेंडर, जिस तरह मिस्टर राम हो गया, मिस्टर राम को ये प्रॉफिट हुआ या ये लॉस होगा, ठीक है। अब ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस, जिस तरह से अकाउंट डेवलप हुआ उसी तरह डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस भी डेवलप हुए, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद क्या हुआ, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या है, जब मिस्टर राम को लगा कि भाई मुझे अपने भाई मिस्टर श्याम को, मिस्टर मोहन को बिजनेस में लेके आना चाहिए और मुझे और पैसे बिजनेस में लगाने चाहिए, मेरे पास इतने पैसे मैंने लगा दिए। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों के, अपने भाइयों के पैसे लगवाए और बिजनेस में एक पार्टनरशिप फॉर्म एक क्रिएट कर दी। पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लीगल रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। मैंने अपने दोस्तों को या अपने 4 जिनके ऊपर मुझे विश्वास है उनको साथ में बिठाया, एक स्टैम्प पेपर लिया, एक पार्टनरशिप बनाई, ठीक है ना, रजिस्ट्रार से नोटिफाई करवाया उसको। और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में हर एक स्टेट का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है, उसके अंदर जाकर मैंने अपने इस स्टैम्प पेपर को क्या किया है, इस जो पार्टनरशिप डीड बनी हुई है इसको मैंने रजिस्टर्ड करवा दिया, ठीक है। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूँ। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद पार्टनरशिप बनी, ठीक है ना। उसके बाद और डेवलप हुआ बिजनेस, तो कंपनीज बनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बनी, और उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनी। और उसके बाद एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और कंट्रीज में, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर बहुत फॉलो किया जाता है, चैरिटेबल ट्रस्ट का, ठीक है। चैरिटेबल ट्रस्ट का बिजनेस जो था वो स्टैब्लिश हुआ। सो जैसे जैसे अकाउंट्स डेवलप होता रहा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस डेवलप होते रहे, आते रहे। सो उसमें क्या था, उसके अंदर बाद में क्या है कि इन सबको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा। गवर्नमेंट ने कई तरह के लॉज बनाए हैं, जैसे कि अभी मैं करंटली एग्जांपल देता हूँ, हिडनबर्ग का एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूंगा। हिडनबर्ग जो थे अमेरिका की जो बहुत अच्छी एक कंपनी है, बेसिकली ये एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट पर्सन है वहाँ का, मुझे उसका नाम नहीं क्लियर है, या नाम नहीं भी पता है, उसने ये बनाई है। और वो हिडनबर्ग ने क्या किया कि अडानी ग्रुप्स के ऊपर अभी एक रिपोर्ट निकाली है कि भाई कुछ शॉर्ट सेलिंग हो रही है या कुछ ना कुछ यानी कुछ प्रॉब्लम है
बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। सो ये क्या हो रहा है कि भाई वो कह रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, और वो अडानी ग्रुप ने क्या बताया है कि नहीं, हमने तो हर एक चीज एज पर लॉ करी है, एज पर गवर्नमेंट के लॉ और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से करी है। सो यही कहने का मतलब है, अगर हम अपनी हर एक चीज को एज पर लॉ कर रहे हैं, एज पर कानून ने जो चीजें बताई हुई हैं उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, सो तभी वो सब चीजें वैल्यूड है और बिल्कुल सही मानी जाएगी। वो तो इस केस में हम देखते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। बेसिकली मेरा यहाँ भी ये कहने का मतलब था कि जिस तरह डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस आए, उस हिसाब से गवर्नमेंट को डिफरेंट डिफरेंट कानून बनाने पड़ गए। पार्टनरशिप के लिए अलग कानून, कंपनी के लिए अलग कानून बनाना पड़ गया, लॉ बनाना पड़ गया, ठीक है ना। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए अलग लॉ बनाना पड़ गया। सो क्या था कि अकाउंट्स बनाने की जरूरत क्यों हुई? अकाउंट्स बनाने की जरूरत क्यों हुई कि भाई हम रेगुलेट कर सके, गवर्नमेंट रेगुलेट कर सके, चेक कर सके कि ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये सही बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, जो जैसे हमने बोला वैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं। तो ये चौथा रीजन हो गया कि भाई हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं। तो मैं आपको एक रीजन बता रहा हूँ कि हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले तो +1 के स्टूडेंट्स को यही पता होना चाहिए कि हमने कॉमर्स में अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हमने सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। तो मैंने आपको रीजंस बता दिए, और उसके बाद क्या पता होना चाहिए आपको। ये सब करने के बाद अब ये देखिए गवर्नमेंट के भी मैंने रेगुलेशंस का बता दिया। अब क्या है कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रेडिटर्स ने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया, तो क्रेडिटर्स ये भी तो जानना चाहेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, ठीक है। शेयर होल्डर्स कंपनी के केस में क्या जानना चाहेंगे, कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो ये जानना चाहेंगे प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है बिजनेस को। तो बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं। सो अभी मैंने अकाउंट्स के बारे में आपको बता दी है। सो अकाउंट्स का मतलब क्या है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकाउंट्स का मतलब है, अकाउंट्स मीन्स जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है। कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? मैं आपको बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अगर एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है कंपनी के लिए, वो वाली चीज को नहीं हमने देखना है। हमने सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जो पैसे का लेन देन जिस ट्रांजैक्शन में हो रहा है। जैसे कि क्या हुआ कि मैंने गुड्स बेची हैं और उसके अगेंस्ट पैसा आ रहा है, या फ्यूचर में बाद में पैसा हमें डेटर्स देगी, तो वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ठीक है, अपनी बुक्स के अंदर, फिर उसको एनालाइज करना, उसको समराइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, ठीक है, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें अकाउंट्स में कवर होती हैं।